करेंगे इस पार्टिकुलर लाइव सेशन के माध्यम से। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सारा क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्मेट में है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बात की जा रही है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की, शॉर्ट में इसको एनएमएल हमने बोला है। इनके पास 200 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लिमिट है, राइट। 200 करोड़ का आप ऐसे कह सकते हैं कि फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है, राइट। और यहाँ पे एक और वर्ड इन्होंने दे रखा है, कंसोर्टियम ऑफ बैंक। क्या वर्ड दे रखा है, देखिए, दे हैव यूज्ड द वर्ड कंसोर्टियम ऑफ बैंक। ओके, तो अब देखिए इनके पास 200 करोड़ का फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है, इसको हम लोग डब्ल्यू सी बोल सकते हैं, वर्किंग कैपिटल लिमिट। इसमें से 25 करोड़ जो है इनका प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट में है, 15 करोड़ जो बिल है वो इनलैंड सेल का बिल है, और जो रिमेनिंग 160 करोड़ है, 160 करोड़ है, वो वो म, वो कंबाइंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी है। तो इस प्रकार से कुछ बाइफर्केशन है। द बाइफर्केशन इज लाइक समथिंग दैट टोटल 200 करोड़ वर्किंग कैपिटल लिमिट, आउट ऑफ दिस 200 करोड़, तो जो हमारा टोटल 200 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लिमिट है, उस 200 करोड़ में से 25 करोड़ इन द प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, 15 करोड़ इन द बिल लिमिट फॉर इनलैंड सेल, एंड देन रिमेनिंग 160 करोड़ इज द कंबाइंड कैश फैसिलिटी। ओके, तो ये सभी डेटा आपको यहाँ पे दी गई है। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। अब क्या हुआ कि दोस्तों की जो मैनेजर है, बैंक के जो मैनेजर है, उन्होंने बोला कि आरबीआई का जो हमारा लोन सिस्टम होता है, यहाँ पे देखिए कीवर्ड है यहाँ पे, लोन सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट। तो बैंक मैनेजर ने बोला कि आरबीआई का लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट के रूल के हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, समझे। तो ये आरबीआई के जो बैंक के जो मैनेजर हैं, उन्होंने बोला कि आरबीआई का जो लोन सिस्टम ऑफ बैंक क्रेडिट डिलीवरी होता है, इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। तो अब सवाल पे आते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के पास 200 करोड़ का फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है। इसमें से 15 करोड़ जो है वो बिल लिमिट है इनलैंड सेल का, 25 करोड़ जो है प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट है, और बाकी 160 करोड़ जो है कंबाइंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी है। मतलब ये तीन फॉर्मेट में जो है इनका वर्किंग कैपिटल लिमिट है। देख सकते हैं यहाँ पे प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, बिल लिमिट फॉर इनलैंड सेल, एंड द लास्ट वन इज द सीसी फैसिलिटी। मैनेजर ने बोला आरबीआई के मैनेजर ने बोला कि आरबीआई की जो हमारी लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट है ना, उसके हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि व्हाट विल बी द मिनिमम मैंडेटरी साइज ऑफ द लोन कंपोनेंट फॉर एनुअल वर्किंग कैपिटल। यानी सवाल ये कर रहा है कि अब मिनिमम लोन कंपोनेंट कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है 120 करोड़, 96 करोड़, 90 करोड़ और 84 करोड़। ठीक है, तो आपको बताना है कि मिनिमम मैंडेटरी साइज ऑफ लोन कंपोनेंट कितना होगा। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, आप इसका जवाब दीजिए। राइट, ये तो इसका तो आप जवाब देंगे, बहुत आसान है। आप इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, ये बताइए कि आरबीआई का जो लोन सिस्टम होता है ये कब अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी कि आरबीआई का जो लोन सिस्टम होता है, लोन सिस्टम जानते हैं ना, ये व्हेन इट विल अप्लाई, राइट। इसके पीछे व्हेन इट विल अप्लाई। सो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन दे रहा हूं कि जब लिमिट जो है 50 करोड़ से ज्यादा हो, 50 करोड़ से ज्यादा का लिमिट हो। ऑप्शन बी मान लीजिए जब लिमिट जो है 100 करोड़ से ज्यादा हो। ऑप्शन सी मान लीजिए जब लिमिट 150 करोड़ से ज्यादा हो। और ऑप्शन डी मान लीजिए ऑल केसेस। बताइए तो, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि यदि आप इसका जवाब दे देंगे तो आप उस क्वेश्चन पे भी इसका जवाब दे देंगे। चैट बॉक्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्लीज उसका इस्तेमाल कीजिए और अपना रिस्पॉन्स टाइप कीजिए। मेरा सवाल यह है कि जो आरबीआई का जो लोन सिस्टम होता है, राइट, वो कब अप्लाई होता है? जब लिमिट 50 करोड़ से ज्यादा हो, या लिमिट 100 करोड़ से ज्यादा हो, या 150 करोड़ से ज्यादा हो, या सभी केस में अप्लाई होता है। देखिए आपके मैकमिलन बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। प्लीज अपना रिस्पॉन्स टाइप करें। लेट मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, राइट। तो दोस्तों, ग्रेटर देन 100 करोड़ एक रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन इसका सही जवाब है 150 करोड़, ग्रेटर देन 150 करोड़, राइट। तो ये लिमिट है, यानी आरबीआई का जो लोन सिस्टम होता है वो 150 करोड़ के ऊपर में अप्लाई होता है, राइट। अब जरा हम लोग इस पार्टिकुलर केस में आ जाते हैं, जो कि हमारा एनिमल का केस है। एनिमल का जो हमारा केस है, जरा इसको देखिए
नेशनल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का जो केस है, इनका वर्किंग कैपिटल लिमिट कितना है, 200 करोड़ है। तो यानी यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि 150 से ऊपर है ना, 150 करोड़ से ऊपर है, तो यहाँ पे जो हमारा ये जो बेसिकली आरबीआई का लोन सिस्टम है वो क्लियरली अप्लाई होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, ये बताइए आप कि जो कैलकुलेशन का जो बेस कौन सा अमाउंट होगा, व्हाट विल बी द बेस अमाउंट फॉर कैलकुलेशन, व्हाट विल बी द बेस अमाउंट फॉर कैलकुलेशन, राइट। तो क्या हम डायरेक्ट 200 करोड़ लेंगे या कुछ एक्सक्लूड भी करना है, डू वी हैव टू एक्सक्लूड, जस्ट टाइप इन द रिस्पॉन्स एक्सक्लूड और नो एक्सक्लूड। मतलब कि कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो उसका बेस क्या होगा, क्या हमें 200 करोड़ लेंगे या हमें कुछ एक्सक्लूड भी करना है, राइट। यदि आप बुक में ये लाइन पढ़े होंगे तो आप जरूर जानते होंगे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे सवाल यह कर रहा है कि वेदर वी विल कंसीडर 200 करोड़ लोन और वेदर वी हैव टू एक्सक्लूड समथिंग और नॉट एक्सक्लूड समथिंग। देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको सही आंसर बता देता हूं कि हमको एक्सक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, दो चीजें एक्सक्लूड करनी है। पहले एक्सक्लूड करना है हमें एक्सपोर्ट क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सक्लूड एनी टाइप ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड ऑल्सो वी हैव टू एक्सक्लूड द बिल लिमिट। इस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है दीज टू थिंग हैव टू बी एक्सक्लूडेड, राइट। व्हाट टू थिंग, हमें दो चीजें एक्सक्लूड करनी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सक्लूड करना है और बिल लिमिट एक्सक्लूड करना है, राइट। अब जरा इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट कितना है, देखिए तो यहाँ पे 25 करोड़, देखिए ना यहाँ लिखा हुआ है ना, 25 करोड़ का इनका एक्सपोर्ट क्रेडिट है और बिल लिमिट कितना है, 15 करोड़ का है। तो टोटल कितना एक्सक्लूड हो जाएगा, जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए तो, हाउ मच विल बी एक्सक्लूडेड। वेरी सिंपल, ये 25 करोड़ जो हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट है ये एक्सक्लूड होगा और 15 करोड़ का जो इनलैंड सेल बिल लिमिट है वो एक्सक्लूड होगा। सो टोटल वुड बी हाउ मच, टोटल वुड बी 40 करोड़। समझ में आया दोस्तों, तो ये 40 करोड़ जो है वो हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, दैट वुड बी एक्सक्लूडेड। तो सवाल क्या कर रहा है कि आपसे पूछा है कि मिनिमम मैंडेटरी साइज ऑफ लोन कंपोनेंट कितना होगा, राइट। तो यहां पे आप जो है टोटल 25 प्लस 15 यानी कि 40 करोड़ को माइनस करेंगे, समझे। टोटल कितना है, टोटल वर्किंग कैपिटल लिमिट कितना है, 200 करोड़ है, ठीक है। तो इस 200 करोड़ में से 40 करोड़ यदि आप माइनस कर दें तो आपका कैलकुलेशन का बेस कितना बन गया, 160 करोड़ नहीं हो गया। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग लोन लिमिट का कैलकुलेशन करते हैं तो नहीं, 160 में से माइनस नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, 120 करोड़ नहीं होगा, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि आपको कैलकुलेशन का बेस पता करना है। कैलकुलेशन का बेस हमारा 200 करोड़ है जो कि हमारा फंड बेस वर्किंग कैपिटल है। उसमें से दो चीजों को हमने एक्सक्लूड किया। क्या क्या चीज हमने एक्सक्लूड की, पहले हमने एक्सक्लूड की प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट और फिर हमने क्या एक्सक्लूड किया, बिल लिमिट फॉर इनलैंड सेल। टोटल 40 करोड़ हमने इसमें से हटा दिया तो बचा हमारे पास 160 करोड़। अब आप यह बताइए कि बेस हमारा, अब ये बेस बन गया ना, अब हमारा बेस क्या बन गया, 160 करोड़ बेस बन गया। नाउ दिस इज द बेस। अब आप ये बताइए कि लोन कंपोनेंट कितना परसेंट लेना है, ठीक है। लोन कंपोनेंट का परसेंटेज आपको पता है, डू यू नो द हाउ मच परसेंटेज ऑफ द लोन कंपोनेंट डू वी नीड टू टेक। ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन ए 20%, ठीक है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि बताइए कि लोन कंपोनेंट कितना परसेंटेज होता है, डू रिमेंबर इट। मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन डी 60% और ऑप्शन डी 80%। बताइए लोन कंपोनेंट कितना परसेंटेज होता है, विदर 20, 40, 60 एंड 80। सही जवाब है इसका दोस्तों 60%, राइट। द करेक्ट आंसर इज 60%। तो ये 60% किसका लेंगे, बेस का लेंगे। बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा 160 करोड़। तो जरा बताइए तो लोन कंपोनेंट कितना हो जाएगा, व्हाट वुड बी द लोन कंपोनेंट। तो आपको क्या करना है कि यदि लोन कंपोनेंट कंप्यूट करना है ना, इफ यू वांट टू कंप्यूट द लोन कंपोनेंट, व्हाट यू हैव टू डू, लोन कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 60% ऑफ 160 करोड़, ठीक है। जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, हाउ मच यू आर गेटिंग। लेट्स मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव, राइट। प्लीज कैलकुलेट हाउ मच यू आर गेटिंग। यस, वेरी गुड, इट इज 96 करोड़। तो ये जो हमारा आएगा ये आ जाएगा 96 करोड़, राइट। तो देखिए दोस्तों, हाँ, तो ये हमारा 96 करोड़ आता है और यहां पे दोस्तों 60% 160 का यानी 96 करोड़ है, ओके। तो हमारा ये सही जवाब है कि 60% ऑफ द वर्किंग कैपिटल लिमिट आफ्टर एक्सक्लूडिंग द इन एलिजिबल आइटम। तो जरा हम लोग क्वेश्चन में वापस आते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो आपसे पूछा गया क्या गया था कि एज पर द आफ्टर कंप्लाइंग विद द न्यू आरबीआई मैंडेट व्हाट विल बी द मिनिमम मैंडेटरी साइज ऑफ द लोन कंपोनेंट ऑफ द एनुअल वर्किंग कैपिटल। तो सही जवाब होगा इसका 96 करोड़।
60% ऑफ द रिमेनिंग 160 करोड़ कैश क्रेडिट फैसिलिटी, राइट। देखिए फिर से मैं बता देता हूं दोस्तों कि आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, कि याद रखिएगा कि अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट 150 करोड़ से ज्यादा है, पहले बात क्या बताया आपको कि यदि वर्किंग कैपिटल लिमिट हमारा 150 करोड़ से ज्यादा है तो लोन सिस्टम वहां पे मैंडेटरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए वर्किंग कैपिटल लिमिट हमारा 200 करोड़ है जो कि क्लियरली 150 करोड़ से ज्यादा है, तो यहाँ पे लोन लोन जो सिस्टम है वो मैंडेटरी है। उसमें एक बात याद रखना है कि हमें एक्सपोर्ट क्रेडिट और बिल लिमिट फॉर इनलैंड सेल इसको हटाना है, इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है, राइट। और जो बचा हुआ हिस्सा है उसका हमको 60% लोन कंपोनेंट होना ही चाहिए, राइट। बाकी जो 40% है वो बोरोवर को सीसी फैसिलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, समझे। लेकिन जो आपका बेस है उसका 60% आपको क्या चाहिए, द 60% ऑफ द बेस शुड बी द लोन कंपोनेंट। बताइए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यदि क्लियर हुआ तो क्लियर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं तो प्लीज राइट एक्सप्लेन वंस मोर, राइट। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। चलिए तो हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। Once the facility is restructured, how can NML ideally use? How can NML ideally use its working capital limit? Right. तो ये सवाल है कि एक बार फैसिलिटी को हम रिस्ट्रक्चर कर दें तो एनएमएल कैसे अपने वर्किंग कैपिटल लिमिट को रीयूज करेंगे, राइट। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द क्वेश्चन। तो अभी हमने पहले देखा है कि एनएमएल का जो लोन कंपोनेंट है वो कितना है, 96 करोड़। ये गलती से 84 यहां लिखा गया, इसको मैं सही कर देता हूं। एनएमएल का जो वर्किंग कैपिटल लिमिट लोन कंपोनेंट है वो 96 करोड़ है, राइट। अभी हमने देखा है। तो सवाल यह कर रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद 96 करोड़ मैंडेटरी बन गया है लोन कंपोनेंट। अब सवाल यह है कि जब फैसिलिटी रिस्ट्रक्चर हो गई तो कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल लिमिट को कैसे यूज करेगी। सेम अभी जो हमने क्वेश्चन देखा ना उसी का सेकंड पार्ट है ये, राइट। ओके ओके, चलिए हम दोबारा एक बार पिछला क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि एक एक रिस्पॉन्स आया है। देखिए सवाल ये था हमारा, एक बार मैं आपको लास्ट क्वेश्चन का फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि देखिए एक कंपनी थी एनिमल कंपनी, इनका टोटल सैंक्शन फंड बेस्ड लिमिट था 200 करोड़ का। कंसोर्टियम समझते हैं ना, बहुत सारे बैंक ने इनको इनको लैंडिंग दिया था 200 करोड़ का, और इनके लिमिट में जो है 25 करोड़ था एक्सपोर्ट क्रेडिट, 15 करोड़ था इनलैंड सेल और 160 करोड़ था सीसी फैसिलिटी, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि बैंक के जो मैनेजर हैं इन्होंने इनको इन्फॉर्म किया, क्योंकि साइज काफी ज्यादा है इनके वर्किंग कैपिटल का। आरबीआई का जो लोन सिस्टम होता है उसमें कहा जाता है कि इस फैसिलिटी को रिस्ट्रक्चर किया जाए, राइट। एज पर द आरबीआई फैसिलिटी दिस सिस्टम शुड बी रिस्ट्रक्चर। तो इस मैंडेट से कॉम्प्लाई करने के बाद मिनिमम लोन कंपोनेंट का मैंडेटरी साइज क्या होगा, ये सवाल था, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या दो चीजें देखनी है, पहले ये देखनी है कि जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो 200 करोड़ का है, क्या वो 150 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि लोन कंपोनेंट तभी लगता है जब 150 करोड़ से ज्यादा का हो। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि 200 हमारा 150 से ज्यादा है, ये आपने देख लिया। दूसरा बात ये होता है कि ऐसे क्रेडिट में हम लोग दो चीजों को एक्सक्लूड करते हैं, पहला एक्सपोर्ट क्रेडिट को और दूसरा इनलैंड सेल बिल लिमिट को। तो टोटल आपका 25 और 15 यानी कि 40 करोड़ एक्सक्लूड हो जाएगा, किसमें से, 200 करोड़ में से। तो 200 में से यदि 40 करोड़ आप माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 160 करोड़। तो ये हमारा बेस कहलाएगा, दैट वुड बी द बेस फॉर द कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये आरबीआई का रूल क्या कहता है कि इसका 60% जो है आपको लोन कंपोनेंट लेना ही लेना है, मिनिमम मैंडेटरी साइज है 60%। बाकी 40% आप सीसी दे सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम 60% है आपको आरबीआई का रूल कहता है कि आपको 60% लोन कंपोनेंट होना ही चाहिए। तो यदि आप इसका 60% निकालें, इफ यू कंप्यूट 60% ऑफ 160 करोड़, सो यू विल गेट 96 करोड़, राइट। दैट इज आवर आंसर। तो ये हमने पहले पार्ट में कैलकुलेट किया कि मिनिमम मैंडेटरी साइज ऑफ लोन कंपोनेंट कितना होगा। अब दोस्तों अब हम लोग सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखिए ये बात होता है कि फैसिलिटी को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, राइट। अब सवाल ये कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि एनिमल का लोन कंपोनेंट जो है 96 करोड़ मैंडेटरी है, राइट। रिस्ट्रक्चरिंग के बाद 96 करोड़ तो मैंडेटरी है कि लोन कंपोनेंट होना ही चाहिए। अब सवाल यह है कि जब फैसिलिटी रिस्ट्रक्चर हो गई है तो कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल लिमिट को कैसे यूज करेगा। हाउ कैन एनिमल आइडियली यूटिलाइज इट वर्किंग कैपिटल लिमिट। तो ऑप्शन ए कर रहा है, राइट,
कि इट कैन फ्रीली ड्रॉ एनी अमाउंट अप टू 200 करोड़ फ्रॉम द कैश क्रेडिट कंपोनेंट फॉर मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। इट मस्ट ड्रॉ इट मस्ट फर्स्ट ड्रॉ द एंटायर मैंडेटरी लोन कंपोनेंट ऑफ 96, एक्चुअली यहाँ 84 नहीं होगा, यहाँ 96 होगा, राइट। पहले ये कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि ये पहले जो है, जो इनका लोन कंपोनेंट है 96 करोड़ का, उसको ड्रॉ करे इससे पहले कि वो सीसी लिमिट ले। फिर ऑप्शन सी कर रहा है, ड्रॉइंग अप टू 96 करोड़ कैन बी मेड फ्रॉम द लोन कंपोनेंट एंड एनी ड्रॉइंग बियॉन्ड दैट अप टू द टोटल लिमिट कैन बी असेस्ड बाय द सीसी फैसिलिटी। और ऑप्शन डी कर रहा है कि द लोन कंपोनेंट इज अ टर्म लोन दैट मस्ट बी फुल्ली ड्रॉन एंड रिपेड इंस्टॉलमेंट व्हाइल द सीसी रिमेन फॉर डेली ऑपरेशन। बहुत अच्छा सवाल है कि अब इसको कैसे यूटिलाइज करें वर्किंग कैपिटल लिमिट को। दोस्तों आपको पता होगा कि वर्किंग कैपिटल लिमिट को फंड करने के लिए बैंक देती है सीसी, यानी कि कैश क्रेडिट, राइट। तो सबसे पहले आप यह बताइए कि क्या लगता है, कंपनी अपनी मर्जी से पूरा 200 करोड़ कैश क्रेडिट से निकाल सकती है क्या, या आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है? बताइए। मेरा सवाल यह है कि क्या ये पार्टिकुलर कंपनी अपनी मर्जी से 200 करोड़ सीसी निकाल सकती है, या आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स वेदर रिस्ट्रिक्शन इज देयर और फ्री सीसी इज देयर। क्योंकि देखिए 200 का वर्किंग कैपिटल लिमिट है, क्या कंपनी अपनी मर्जी से ये 200 करोड़ वर्किंग कैपिटल लिमिट एक्सेस कर सकती है? तो आप चैट बॉक्स में टाइप करें फ्री सीसी और रिस्ट्रिक्शन, व्हाट डू यू थिंक? तो दोस्तों सही जवाब है कि रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, राइट। क्योंकि दोस्तों आरबीआई का मेन मकसद यही है कि थोड़ा डिसिप्लिन आए वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में। आरबीआई ने क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाया है? ताकि थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाए, राइट। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में डिसिप्लिन लाने के लिए आरबीआई ने यह रिस्ट्रिक्शन लगाया है, राइट। तो ये मेन पर्पज है। अब देखिए एक और सवाल आपसे मैं पूछता हूं कि अगर मान लीजिए कि कंपनी 50 करोड़ निकालना चाहती है, कंपनी मान लीजिए 50 करोड़ निकालना चाहती है, तो यह पैसा किस कंपोनेंट से जाएगा? मान लीजिए कंपनी 50 करोड़ निकालना चाहती है, तो ये जो पैसा आएगा वो कौन से कंपोनेंट से जाएगा? ऑप्शन ए लोन कंपोनेंट, ऑप्शन बी सीसी। जरा टाइप कीजिए तो ए या बी कौन सा ऑप्शन होगा। मेरा सवाल यह है कि जो मान लीजिए कि कंपनी ने सोचा कि चलो हम 50 करोड़ को विदड्रॉ करते हैं, तो कौन सा कंपोनेंट यूज करेगी? वेदर लोन कंपोनेंट इट विल यूज और वेदर सीसी कंपोनेंट इट विल यूज। टाइप कीजिए। तो देखिए अभी मैंने आपको यह बताया कि जो लोन कंपोनेंट का मैक्सिमम लिमिट है वो है 96 करोड़, समझे। तो जिसका सही जवाब है कि जो पहला 96 करोड़ जो विदड्रॉ होगा ना, उसका जो यूटिलाइजेशन होगा वो हमेशा लोन कंपोनेंट से आएगा, राइट। जो पहला 96 करोड़ का जो यूटिलाइजेशन होगा दैट वुड बी फ्रॉम द लोन कंपोनेंट, राइट। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कंपनी को 120 करोड़ की जरूरत हो, मान लीजिए कंपनी को 50 करोड़ नहीं, मान लीजिए 120 करोड़ की जरूरत हो, तब ब्रेकडाउन कैसे होगा? हाउ वुड बी द ब्रेकडाउन वुड बी? देखिए यहां बहुत सिंपल है कि पहला जो 96 करोड़ होगा वो कहां से आएगा? तो पहला 96 करोड़ आ जाएगा लोन कंपोनेंट से, और बाकी का जो आपका 24 करोड़ है वो कहां से आएगा? वो सीसी से ड्रॉ कर सकता है, समझे। तो यही चीज है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि लोन कंपोनेंट एक टर्म लोन जैसा है जिसमें ईएमआई देना पड़ेगा। आपको लगता है कि यह सच है? क्या लगता है दोस्तों, क्या लोन कंपोनेंट एक तरह का टर्म लोन है, हाँ या ना? टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, इज लोन कंपोनेंट अ टाइप ऑफ टर्म लोन, यस और नो? प्लीज प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स, बताइए। इज लोन कंपोनेंट अ टाइप ऑफ टर्म लोन? समझते हैं ना, टर्म लोन में क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए दिया जाता है, जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड टर्म लोन। तो सवाल है कि जो 90 जो आपका लोन कंपोनेंट है, इज इट अ टाइप ऑफ टर्म लोन, यस और नो? तो दोस्तों इसका आंसर है नो। लोन कंपोनेंट इज नॉट अ टर्म लोन, रिमेंबर। लोन कंपोनेंट जो है वो टर्म लोन नहीं है। तो है क्या लोन कंपोनेंट? तो सिंपल शब्दों में बोले तो लोन कंपोनेंट एक तरह का वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन होता है। क्या होता है? वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन होता है। यहाँ पे कोई ईएमआई वाली बातें नहीं होती है, राइट। यह रिपेबल ऑन डिमांड होता है, मतलब बैंक जब चाहे बुला सकता है। लेकिन जनरली जो है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, जनरली इट इज फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, राइट। तो दोस्तों हम लोग वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है इट कैन फ्री ड्रॉ एनी अमाउंट अप टू 200 करोड़, नहीं, गलत है। इट मस्ट फर्स्ट ड्रॉ द एंटायर मैंडेटरी लोन कंपोनेंट बिफोर एक्सेसिंग एनी कैश क्रेडिट। बताइए क्या ये ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बताइए दोस्तों। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट हियर?
यस, वेरी गुड। इसका सही जवाब है दोस्तों, देखिए टोटल 96 करोड़ का जो ड्राइंग होगा वो लोन कंपोनेंट से होगा, और उसके बाद का जो ड्राइंग होगा वो कैश क्रेडिट से होगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। वही तो मैं बता रहा हूं कि जो पहला 96 करोड़ का जो ड्राइंग होगा, विड्रॉल होगा, वो कहां से होगा? लोन कंपोनेंट से। और उसके बाद का जो ड्राइंग होगा वो कहां से होगा? वो होगा हमारे सीसी फैसिलिटी से। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, राइट। देखिए सिंपल शब्दों में याद रखिएगा कि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद कंपनी को जो पहला 96 करोड़ है वो लोन कंपोनेंट से ही लेना पड़ेगा, और अगर एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो वो कहां से ले सकता है? वो सीसी से ले सकता है, राइट। लोन कंपोनेंट का मतलब यह नहीं है कि ईएमआई देना होगा, यह एक वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन है, स्पेशली बनाया गया है ताकि बैंक का पैसा डिसिप्लिन तरीके से यूज हो। बताइए ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर वर्ड टाइप कर दीजिए, राइट। तो बैंक का जो पैसा है वो डिसिप्लिन तरीके से यूज हो, राइट। इसलिए हमारा क्या है? वर्किंग कैपिटल, ये लोन कंपोनेंट बनाया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एमसीएलआर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो एमसीएलआर से रिलेटेड है। एमसीएलआर क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या आपसे पूछा जा रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स सवाल ये कर रहा है कि भारतीय बैंक अपना एमसीएलआर रिवाइज कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ डेटा ट्रेजरी टीम ने प्रोवाइड की है कि जो बैंक का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है वो 6% का है, जो बैंक का सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, वो 4.5% का है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है 0.80%, टेंडर प्रीमियम दे रखा है 0.25%। ये सभी डेटा आपको दी गई है, राइट, रिगार्डिंग द भारतीय बैंक। ओके, तो सवाल यह है कि बैंक का जो नेगेटिव कैश ड्यूरिंग द मीटिंग, कमिटी मेंबर सजेस्ट इंक्लूडिंग द बैंक ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट। तो सवाल ये कर रहा है कि व्हाट वुड बी द नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर कंपोनेंट ऑफ द एमसीएलआर, यानी नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर का सही कैलकुलेशन क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं 0.27%, 0.28%, 6.28% और लास्ट है 0.27%। बताइए हाउ डू वी कंप्यूट द नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। तो ये देखिए एमसीआरआर को कंप्यूट करने में एक टर्म आता है नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, एंड यू शुड नो हाउ टू कंप्यूट इट। बताइए क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर को कंप्यूट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले सीआरआर समझते हैं क्या होता है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआरआर? सीआरआर होता है दोस्तों हमारा कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशियो, राइट। मतलब बैंक को अपने डिपॉजिट का जो एक हिस्सा है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये बैंक है और ये आरबीआई है। बैंक क्या करती है कि अपने डिपॉजिट का जो एक हिस्सा है वो आरबीआई के पास रखती है, और उस पर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। बैंक डू नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। और दूसरी बात, अगर बैंक को मान लीजिए कि डिपॉजिट पे 6% का खर्चा आ रहा है, मैं एग्जांपल लेके आप समझता हूं, समझाता हूं। मान लीजिए कि अगर बैंक को डिपॉजिट पे मान लीजिए 6% का खर्चा आ रहा है, और उसमें से 4.5% जो है वो बैंक को सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, तो क्या उस पैसे पे इनकम बनेगा? हाँ या ना, प्लीज टाइप करें। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर बैंक को डिपॉजिट पे 6% का खर्चा आ रहा है, ठीक है, और उसमें से 4.5% जो पोर्शन है वो सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, तो क्या उस पैसे पे इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए, क्या जो 4.5% पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है सीआरआर के रूप में, क्या उस पर कोई इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दोस्तों सही जवाब है नो इनकम। ठीक है ना, नो इनकम। मतलब ये हुआ कि इसीलिए इसको कहा जाता है निगेटिव कैरी। इसीलिए आप यहाँ पे वर्ड देखेंगे क्या लिखा है इन्होंने, निगेटिव कैरी। देखिए यहाँ पे लिखा है ना निगेटिव कैरी। निगेटिव कैरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 4.5% पैसा जो रखा हुआ है ना सीआरआर के रूप में, देखिए 6% का इनका डिपॉजिट कॉस्ट है, उसमें से 4.5% जो है, ठीक है, तो 4.5% इन्होंने रख दिया है सीआरआर के रूप में, तो इस 4.5% पे जो है बैंक को कोई
इनकम नहीं मिल रहा है, इनकम नहीं जनरेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव कैरी। समझ में आया? तो मतलब पैसा लगा तो हुआ है लेकिन रिटर्न जीरो है, लॉस जैसा फील होता है, इसीलिए नेगेटिव कैरी बोलते हैं। तो जरा आपको फॉर्मूला पता है हाउ डू वी कंप्यूट नेगेटिव कैरी? डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटिंग द नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर? तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, सीआरआर ले लीजिए, इसको मार्जिनल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस सीआरआर। ठीक है, तो ये हमारा दे देता है नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, राइट। तो अब यहां पे इसको कंप्यूट करते हैं। सीआरआर कितना दे रखा है हमें? 4.5% दे रखा है। मार्जिनल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? देखिए मार्जिनल कॉस्ट जो हमें इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है 6% का। ठीक है, तो 6% इज आवर मार्जिनल कॉस्ट और 1 माइनस 4.5%। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 4.5% मल्टीप्लाइड बाय 6%। अच्छा, 1 माइनस 4.5 यदि करेंगे ना तो इसका वैल्यू कितना आएगा पता है आपको? यू विल गेट 0.955, राइट। सो ये कितना हो जाएगा? लगभग 4.5% मल्टीप्लाइड बाय 6.28%। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दिस वुड बी राउंड ऑफ टू 0.28%। समझे? अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 0.28%। ऑप्शन को देखते हैं। आपको आपके सामने पहला जो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कि 4.5 मल्टीप्लाई बाय 6 0.27, ये नहीं होगा, राइट, दैट वुड नॉट बी द आंसर। बी क्या दे रखा है? 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4.5। हाँ, ये सही जवाब है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो दोस्तों इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बस याद रखिए एक फॉर्मूला, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला ये है कि आपको यदि नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर निकालना हो ना तो जो रिक्वायर्ड सीआरआर है उसको ले लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 माइनस सीआरआर से डिवाइड कर दीजिए। ये फॉर्मूला प्लीज आप याद कर लें, इसके माध्यम से आप नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर को कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेगेटिव कैरी क्यों बोलते हैं ये आपको समझ में आ गया? क्योंकि दोस्तों आप जो पैसा सीआरआर में डालते हैं उसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव सीआरआर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइसिंग कमिटी डिसाइड कर रही है कि सैलरी अकाउंट मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट है क्या उन्हें एमसीएलआर के ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। सो द प्राइजिंग कमिटी शुड रिजेक्ट द सजेशन टू इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्यों? तो ऑप्शन कह रहा है कि यह जो है टेनर प्रीमियम से कवर हो जाता है। मतलब देखिए सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट मतलब जो खर्चा आपको लग रहा है सैलरी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसको हमें प्राइसिंग कमिटी ने सजेस्ट किया, मतलब जो सजेशन था ना कि इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट में लीजिए, उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यह टेनर प्रीमियम से कवर हो जाता है, दीज कॉस्ट आर ऑलरेडी कवर्ड बाय द टेनर प्रीमियम। ऑप्शन बी कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव रहने के लिए कुछ कॉस्ट इग्नोर करनी चाहिए, राइट, ये लिखा है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट मस्ट बी कीप लो टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। सी कह रहा है कि गाइडलाइन कहती है कि जो कॉस्ट अलग से रिकवर होता है चार्जेस से उसे इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन क्या कर रहा है कि जो एमसीएलआर गाइडलाइन है वो कहती है कि जो कॉस्ट अलग से रिकवर होता है चार्जेस से उसे इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और डी ऑप्शन कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड में सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कवर्ड हैं, राइट, इंक्लूड होते हैं। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ए बी सी या डी, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? सबसे पहले आप यह बताइए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। आइए इसको एकदम सिंपल लेवल में समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म ऑपरेटिंग कॉस्ट? ये पता है आपको? डू यू नो द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट? देखिए लोन देने का खर्चा है या सैलरी अकाउंट का खर्चा है, ये बताइए। लोन देने का खर्चा है या सैलरी अकाउंट का, सैलरी अकाउंट का खर्चा है, किसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब वो खर्चा जो बैंक को रूपी लोन प्रोवाइड करने में आता है, राइट। जैसे कि बैंक को रूपी लोन प्रोवाइड करने में, ये मेन वर्ड है, राइट। बैंक को रूपी लोन प्रोवाइड करने में जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे कि ब्रांच स्टाफ हो गया, राइट, पेपर वर्क हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, राइट, पेपर वर्क, प्रोसेसिंग, ओके, तो ये सब के सब हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं। अब एक आप दूसरा सवाल ये बताइए, अगर एक सर्विस जैसे मान लीजिए सैलरी अकाउंट, इसके लिए बैंक ऑलरेडी अलग से फी चार्ज करता है, तो क्या उसके कॉस्ट को फिर से लोन के एमसीएलआर में डालना चाहिए? मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर आप सैलरी अकाउंट की बात कर लें, मान लीजिए सैलरी अकाउंट की बात कर लें, इसके लिए बैंक क्या कर रहा है, ऑलरेडी फी चार्ज कर रहा है, फीस जो है ये चार्ज कर रहा है, ठीक है।
तो क्या उसके कॉस्ट को फिर से लोन के एमसीएलआर में डालना चाहिए? शुड वी इंक्लूड द कॉस्ट इन द एमसीएलआर? यस या नो टाइप कर दिए चैट बॉक्स में। सिंपल सा सवाल है कि मान लीजिए कि एक सर्विस है जैसे कि सैलरी अकाउंट, इसके लिए बैंक ऑलरेडी अलग से फी चार्ज करता है, तो क्या उसके कॉस्ट को फिर से लोन की एमसीएलआर में डालना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि दोस्तों उस सर्विस का पैसा बैंक वैसे ही रिकवर कर रहा है, डबल काउंटिंग तो नहीं कर सकता ना। आप तो फी चार्ज कर ही रहे हैं, फिर एमसीएलआर में क्यों डालेंगे? तो देखिए अब हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं। दो कंसेप्ट आपको क्लियर, आपको मैंने बताया कि ऐसे केस में बैंक का जो पैसा वो डबल फी चार्ज नहीं करेगी, और ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको बताया। अब जरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है टेनर प्रीमियम। दीज कॉस्ट आर ऑलरेडी कवर्ड बाय टेनर प्रीमियम एड टू द टर्म लोन। देखिए टेनर प्रीमियम का काम सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन के रिस्क को कवर करना है। टेनर मतलब टाइम पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म लोन है ना, राइट, लॉन्ग टर्म लोन का जो रिस्क है उसको कवर करता है। इट कवर द रिस्क ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन। कौन? टेनर प्रीमियम, राइट। सैलरी अकाउंट से कोई इसका लेना देना नहीं है, तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ये कह रहा है कि दिस कॉस्ट आर ऑलरेडी कवर बाय द टेनर प्रीमियम। नहीं, टेनर प्रीमियम का काम क्या है? केवल लॉन्ग टर्म लोन के रिस्क को कवर करना है, सैलरी अकाउंट का कोई से लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें। बी कह रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट मस्ट बी कीप लो टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। देखिए कॉस्ट इग्नोर करें ताकि कॉम्पिटिटिव लगे, यही कह रहा है ना। आप कॉस्ट को इग्नोर करें, या लिखा है सम कॉस्ट शुड बी इग्नोर, ताकि आप कॉम्पिटिटिव लगे। तो बेसिकली ये तो आंसर नहीं है, ये तो स्ट्रेटजी हो सकती है लेकिन रूल नहीं है। ऑप्शन डी की बात कर ले। डी कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड में सब कुछ इंक्लूडेड है, ये भी गलत है। उसमें बस बोरोइंग और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग कंपोनेंट है। ये जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है ना, इसमें दो ही चीज आता है, एक तो हमारा बोरोइंग का कॉस्ट, ठीक है, और जो हमारा रिटर्न है नेटवर्थ पे, यही दो चीज आता है, बाकी चीजें नहीं आती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। गाइडलाइन क्लियरली बोलती है कि जो सर्विस आप अलग से रिकवर हो रही है उसका कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्लूड मत कीजिए, ठीक है ना। तो जो कॉस्ट ऑफ सर्विस सेपरेटली रिकवर्ड बाय चार्जेस मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड, गाइडलाइन क्लियरली बोलता है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। बस याद रखिए कि जो एमसीएलआर का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला कंपोनेंट होता है उसमें सिर्फ वही खर्चा आता है जो स्पेसिफिकली लोन देने से जुड़ा हुआ है। आपने लोन दिया, उससे जो भी खर्चा आया वही हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है। अगर बैंक कहीं और पैसा वसूल कर रहा है जैसे सैलरी अकाउंट फी, तो उसका कॉस्ट दोबारा ऐड नहीं करना है। बोलिए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एमसीएलआर की ऑपरेटिंग कॉस्ट में कौन सा पैसा आता है, राइट। तो सैलरी अकाउंट का खर्चा एमसीएलआर में क्यों इंक्लूड नहीं होता है? आई होप इट इज क्लियर, राइट। एमसीएलआर में क्या आता है क्या नहीं आता है ये सभी आपको पता होनी चाहिए। और व्हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट, आई होप इट इज क्लियर। ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है, टेनर प्रीमियम क्या है, ये सभी चीजें। देखिए एक क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। अब आइए दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने, आइए इसे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड सवाल यह कर रहा है कि ये एमसीएलआर के रूल पे बेस्ड है। यहाँ पे एक ट्रिकी सिचुएशन है जिसमें बैंक एक कॉर्पोरेट क्लाइंट को लोन दे रहा है, ठीक है ना। बैंक का नाम है प्रॉस्पेरिटी बैंक, और ये एक लार्ज कॉर्पोरेट लोन दे रहा है, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी बैंक का एक साल का जो एमसीएलआर है वो दे रखा है इन्होंने 8%। एक बड़ा क्लाइंट आया, क्लाइंट का नाम है मेगा कॉर्प लिमिटेड। रिलेशनशिप मैनेजर ने दो ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया कि लोन ले लो इंटरेस्ट रेट ऑफ एमसीएलआर प्लस 0.50%, यानी कि 8.5% पे। और दूसरा ऑप्शन दिया कि एमसीएलआर पे लोन लोन ले लो -2.2, तो कि ये हो जाएगा 7.75। अब सवाल यह कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन आरबीआई के रूल के हिसाब से सही है, ठीक है। तो मतलब सेकंड केस में डिस्काउंट दे रही है क्योंकि इनका अच्छा एक्सेलेंट, जो जो इनके क्लाइंट है ना, इनका क्रेडिट हिस्ट्री काफी एक्सेलेंट है। तो बैंक क्या कर रही है, डिस्काउंट दे रही है। कितना का डिस्काउंट दे रही है? 0.25% का डिस्काउंट दे रही है। तो सवाल यह कर रहा है कि ये आपके सामने जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो कौन सा ऑप्शन आरबीआई के रूल के हिसाब से सही है? और ए कह रहा है कि केवल ऑप्शन ए कॉम्प्लाइंट है, बी कह रहा है कि बी कॉम्प्लाइंट है, सी कह रहा है कि दोनों कॉम्प्लाइंट है, और डी कह रहा है कि कोई भी कॉम्प्लाइंट नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि बैंक एमसीआर के नीचे लोन दे सकता है क्या? हाँ या ना टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। कैन बैंक गिव लोन बिलो एमसीएलआर? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, यस और नो। क्या बैंक एमसीएलआर से नीचे लोन दे सकती है? दोस्तों रूल क्लियरली बोलता है कि किसी भी लोन को एमसीएलआर से नीचे पर सैंक्शन नहीं किया जा सकता। मतलब जो मिनिमम आपका स्टैंड बेंचमार्क है वो तो क्या है, वो एमसीएलआर है। आप एमसीएलआर से नीचे दे ही नहीं सकते।
और यहाँ पे MCLR क्या है आपका, MCLR इन्होंने दे रखा है 8% का। देखिए MCLR का 8% इन्होंने दे रखा है, राइट। तो और बैंक कितना दे रहा है, बैंक किस रेट पे दे रहा है, 7.75 पे। तो क्या ये रूल ब्रेक करेगा? हाँ बिल्कुल ब्रेक करेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फाइनल लैंडिंग बेंचमार्क से नीचे आ गया है। तो इसका सही जवाब है ओनली ए इज कॉम्प्लाइंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बेसिक कंसेप्ट यही है, याद रखिएगा कि बैंक अपने रिस्क जो है कॉस्ट के हिसाब से स्प्रेड कर सकता है, क्योंकि ये MCLR से ऊपर है। तो समझ में आ रहा है, ये 0.50% इनका स्प्रेड है। बी नहीं होगा, क्योंकि यह MCLR से नीचे जा रहा है, और दोनों सही बोल रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और डी भी, ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्प्रेड हमेशा 1% ही होगा, समझे, स्प्रेड फ्लेक्सिबल होता है। तो बस सिंपल सा रूल याद रखिए कि MCLR एक मिनिमम कट ऑफ रेट है, उससे नीचे बैंक लोन नहीं दे सकती, चाहे क्लाइंट कितना भी बड़ा हो, कितना भी क्रेडिट वर्दी हो, समझे। यही बेसिक कंसेप्ट है जो कि इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन MCLR से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दोस्तों एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल केस लेते हैं मिस्टर शर्मा के फ्लोटिंग रेट होम लोन और उसके इंटरेस्ट रेट रीसेट में। यहाँ पे देखिए मिस्टर शर्मा ने एक फ्लोटिंग रेट होम लोन लिया, राइट, और इनका इंटरेस्ट रीसेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए ना, रीसेट हो रहा है, इंटरेस्ट रीसेट हो रहा है। यह सवाल एक बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन यह कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन यह कह रहा है कि मिस्टर शर्मा ने 15 जनवरी, यहां देखिए लिखा है 15 जनवरी 2023 को एक फ्लोटिंग रेट होम लोन लिया था धनलक्ष्मी बैंक से। कौन से बैंक से? धनलक्ष्मी बैंक से, ठीक है। और लोन लिंक्ड है 1 ईयर MCLR से। लोन जो है वो 1 ईयर MCLR से लिंक्ड है। तब 1 ईयर MCLR था 7.50%, राइट। उस दिन MCLR जो था 7.5% का था। लोन एग्रीमेंट में लिखा है साफ साफ कि MCLR प्लस 2%, ठीक है। और ये रीसेट होता है हर एक साल। यहाँ पे देखिए एक और वर्ड लिखा है कि एनुअल रीसेट है, ठीक है। हर एक साल ये रीसेट होता है, डिसबर्समेंट डेट के हिसाब से ये MCLR रीसेट होता है, इंटरेस्ट रेट रीसेट होता है। यानी कि आप देखिए तो हर एक 15 जनवरी को ये रीसेट हो रहा है। अब देखिए MCLR में जो पूरे साल चेंजेस हुए हैं वो यहाँ दिया हुआ है कि फरवरी 23 में 7.75% हो गया, जून 23 में 8% बढ़ गया, नवंबर 23 में 7.90% बढ़ गया, राइट। तो और जनवरी 10 में MCLR हो गया हमारा 7.80%। तो सवाल है कि मिस्टर शर्मा का इंटरेस्ट रेट कितना होगा 15 जनवरी के बाद से। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, एक कंसेप्चुअल सवाल है। आप बुक में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो 15 जनवरी 2024 के बाद से मिस्टर शर्मा को कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है? ऑप्शन देखिए, 9.5%, 9.75%, 10% और 9.80%। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्या लगता है इस केस में, बताइए आपको क्या लगता है दोस्तों, कि लोन लेते ही हर महीने इंटरेस्ट रेट बदलता है या फिक्स रहता है टिल रीसेट डेट? मान लीजिए कि आपने लोन लिया, ठीक है ना, तो क्या इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा या वो चेंज होगा हर महीना? टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, हर महीना या रीसेट तक फिक्स। दोस्तों रूल सिंपल है कि रीसेट होने तक वो फिक्स रहता है। मतलब इन्होंने लोन कब लिया, देखिए इन्होंने लोन लिया था 15 जनवरी 2023 को, ठीक है ना। तो 15 जनवरी 2023 को इन्होंने लोन लिया, उससे लेकर जनवरी 2024 तक मिस्टर शर्मा का जो रेट है वो रेट कितना था, 7.5% था, प्लस प्लस 2% था। यानी कि यदि हम रेट की बात कर लें तो 7.5% प्लस 2% यानी कि 9.5%। चाहे बीच में MCLR का रेट 8% तक क्यों ना चला जाए, ये रेट सिंपल रहेगा। अच्छा अब आप यह बताइए, दूसरा क्वेश्चन है, क्या फरवरी, जून, नवंबर, इस इन सब में जो MCLR बदलाव हो रहे हैं, इसका मिस्टर शर्मा के लोन पे इमीडिएट अप्लाई होगा? तो सही जवाब है नहीं अप्लाई होता है, समझे। बीच का चेंजेस मैटर ही नहीं करता जब तक रीसेट डेट ना आ जाए, समझे। बीच का जो रेट है वो मैटर ही नहीं करेगा, समझे। अब आप ये सोचिए कि जो रीसेट हो रहा है वो कब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एनुअल रीसेट डेट, रीसेट हो कब रहा है? तो रीसेट हो रहा है हमारा एक साल जोड़ लीजिए इसमें से, ठीक है। तो रीसेट हो रहा है हमारा कब, 15 जनवरी 24 को। 15 जनवरी 2024 को इसका इनका जो रेट है वो रीसेट हो रहा है। और रेट कितना है? तो रेट है 7.80%। तो 7.80% हमारा बेस रेट हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्प्रेड ऐड कर देंगे। स्प्रेड कितना है?
स्प्रेड है हमारा 2%, राइट, स्प्रेड है हमारा 2%, तो 9.80% का हमारा नया रेट आ जाएगा। ऑप्शन को जरा देखिए, व्हाट आर द ऑप्शन विच हैज बीन गिवन। पहला कर रहा है 9.50, नहीं होगा। 9.75 नहीं होगा। 10% नहीं होगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, 9.80। याद रखिएगा दोस्तों कि एमसीएलआर रीसेट जो होता है, यहाँ पे की कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो एमसीएलआर का जो रीसेट होता है वो एक फिक्स साइकिल है। ये क्या है? ये एक फिक्स साइकिल है, समझे। बीच के सारे चेंजेस को आपको इग्नोर करना है। सिर्फ आपको जो रीसेट डेट है उसका एमसीएलआर ले लीजिए और प्लस स्प्रेड को जोड़ दीजिए। ये आपको एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट बता देगा, समझे। बीच में क्या चेंजेस आया उसको आपको नहीं देखना है, केवल देखिए कि रीसेट कब हो रहा है। जैसे कि हमने देखा कि 15 जनवरी 2024 को रीसेट हो रहा है, उस दिन का एमसीएलआर कितना है? उस दिन का एमसीएलआर है 7.80। 2% का स्प्रेड लेना है, जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा 9.80। बताइए आपको चैट बॉक्स में एक बात टाइप कीजिए कि मान लीजिए कि अगर आपको लोन लेना है तो आपको फिक्स रिसीट पसंद आएगा या महीने चेंज होने वाला पसंद आएगा। टाइप कीजिए, एनुअल रिसीट या मंथली रिसीट। ये बातें आपको समझ में आ गई ना, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअल रिसीट एंड मंथली रिसीट। आई होप इट इज क्लियर। देखिए दोस्तों, अगला कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सीजीटी एमएससी लोन से रिलेटेड है। आइए डिस्कस करते हैं इसको। सवाल यह कर रहा है दोस्तों कि ये गारंटी वाला सवाल है। लिटरली सीजीटीएमएसी स्कीम के गारंटी कवरेज पे बेस्ड है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 75% मिलेगा या 85% मिलेगा। चलिए इसको लाइव समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो भारत बैंक है इनके पास 3 लोन एप्लीकेशन इनके पास आए हैं सीजीटीएमएसी स्कीम के अंदर। क्या होता है? क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज स्कीम के अंदर जो एप्लीकेशन नंबर ए है वो 4 लाख का लोन है। किसे दिया गया है? माइक्रो एंटरप्राइज को दिया गया है, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के द्वारा ऑन किया है। एप्लीकेशन नंबर बी है वो 60 लाख का लोन है, एसएमई को दिया गया है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दिया गया है, जो कि हमारे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एप्लीकेशन नंबर सी है 55 लाख का लोन है, जो कि जेडीजेड सर्टिफाइड एमएससी को दिया गया है और ये एक एससी एंटरप्रेन्योर है। अब सवाल यह कर रहा है कि इनमें से किस एप्लीकेंट को 85% से कम गारंटी कवर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपके बुक में एक टेबल इन्होंने दे रखा है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टेबल तो आपको याद रख के जाना है, उसी के बेसिस पे ये सवाल है। मैं आपको टेबल याद करवा दूंगा। देखिए इनमें से किस एप्लीकेंट को, ए बी सी में से किसे 85% से कम गारंटी कवर मिलेगा। ऑप्शन दे रखा है एप्लीकेंट नंबर ए, राइट, ऑप्शन दे रखा है बी और सी, और डी का है नन ऑफ द अबव। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप यह बताइए, सिंपल सवाल आपसे है कि जो सीजीटीएमएसी है इसका नॉर्मल कवरेज कितना होता है। व्हाट इज द नॉर्मल कवरेज ऑफ सीजीटीएमएसी, राइट, इसका जवाब दीजिए। सीजीटीएमएसी का नॉर्मल कवरेज कितना होता है? ऑप्शन में बोल रहा हूं 75% और 85%। बताइए सीजीटीएमएसी का नॉर्मल कवरेज कितना होता है? 75% और 85%। बिल्कुल सही जवाब, 75% होता है, राइट। नॉर्मली 75% होता है, लेकिन कुछ कैटेगरी के लिए आरबीआई ने बोला है कि 85% गारंटी मिलेगा। नॉर्मली नॉर्मली बोले तो 75% होता है। आपको क्या लगता है कि कौन सा स्पेशल कैटेगरी है जहां पे 85% मिलेगा? मैंने बोला ना कि नॉर्मली 75% होता है, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी होते हैं जहां पे सीजीटीएमएसी का जो कवरेज है वो 85% तक जाता है। तो कौन कौन से ऐसे स्पेशल कैटेगरी हैं जहां 85% जाता है? देखिए मैं आपको बताता हूं, राइट। एक तो आपको याद रखना है वुमेन के लिए, दूसरा याद रखना है आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए, और तीसरा याद रखना है जेड SC ST। ठीक है, देखिए इसका रूल क्या कहता है कि अगर लोन वुमेन एंटरप्रेन्योर को है या एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में है या जेजेड सर्टिफाइड है या SC ST एंटरप्रेन्योर को है तो कवरेज आपका 85% तक जाता है, समझे। ये रूल है। तो आप जरा एप्लीकेशन वाइज आप देखिए, ठीक है, एप्लीकेशन वाइज देखिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 4 लाख का लोन माइक्रो एंटरप्राइज को हमने दिया है, राइट। 4 लाख का लोन हमने माइक्रो एंटरप्राइज को दिया है। अब कह रहा है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर जैसे आपने देखा ये तो 85% है, बिल्कुल सही है। फिर बी को देखिए, एप्लीकेशन बी को देखिए, कहा किसको दिया गया है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, राइट। इसे भी 85% का मिलेगा, दे विल ऑल्सो गेट 85%, राइट। और हाँ, और तीसरा सी को देखिए, SC ST कम्युनिटी है, राइट। और दूसरी बात है कि ये जेडीजेड सर्टिफाइड एमएससी है प्लस SC ST है, डबल कैटेगरी है, राइट। तो कवरेज जो है, कवरेज कितना है? ये भी 85% होगा, राइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
सही जवाब होगा नन ऑफ द अबव, राइट। यहां कर रहा है लोअर देन 85। इनमें से तीनों के तीनों केस में आपका 85% तक मिलेगा, राइट। याद रखिए तीनों ही एप्लीकेशन में एप्लीकेंट को 85% कवरेज मिलेगा, चाहे लोन 4 लाख का हो या 60 लाख का हो या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को दिया गया है, एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड यूनिट को दिया गया है, और एक एससी कम्युनिटी या जेडीसी सर्टिफाइड को दिया गया है, समझे। तो याद रखिएगा दोस्तों, सीजीटी एमएससी में नॉर्मल तो है 75% का, लेकिन स्पेशल कैटेगरी जैसे कि वुमेन हो जाए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो जाए, या एससी एसटी कम्युनिटी हो जाए, राइट, तो इन सभी केस में जो है कवरेज जो है स्टेट अवे कितना है, 85% का है। तो प्लीज रिमेंबर दिस केस, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अब देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी हमारा सीजीटी एमएससी कवरेज से रिलेटेड है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये सवाल आरबीआई के इंटरेस्ट चार्जिंग रूल के ऊपर है, राइट। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द आरबीआई इंटरेस्ट चार्जिंग रूल। तो फ्रेंड्स सवाल यह कर रहा है कि ग्रामीण बैंक के 3 अकाउंट का ऑडिट हो रहा है, सभी अकाउंट पे बैंक क्वार्टरली रेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, राइट। 3 अकाउंट है, रिव्यूइंग इट कॉम्प्लायंस, राइट। और जो जितने भी 3 अकाउंट है ना, सभी अकाउंट पे बैंक क्वार्टरली रेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ओके। तो हमें देखना है कि किस अकाउंट में या प्रैक्टिकल आरबीआई के रूल के हिसाब से गलत है, ये जो प्रैक्टिस है वो आरबीआई के रूल के हिसाब से गलत है। तो आइए पहले अकाउंट को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप अकाउंट ए को देखते हैं। अकाउंट ए को देखिए क्या कर रहा है कि 1.5 लाख का वर्किंग कैपिटल लोन है एक छोटे ट्रेडिंग बिजनेस को। अच्छा आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपसे सवाल है कि वर्किंग कैपिटल या बिजनेस लोन पे इंटरेस्ट मंथली चार्ज होता है या क्वार्टरली चार्ज होता है, बताइए। मेरा सवाल यह कह रहा है दोस्तों, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, यह बताइए कि जो बिजनेस लोन होते हैं, राइट, जो हमारे बिजनेस लोन होते हैं या हमारे जो कॉमर्शियल लोन होते हैं, राइट, इसमें जो वर्किंग कैपिटल चार्ज होता है वो मंथली चार्ज होगा या वो क्वार्टरली चार्ज होगा, ये कंसेप्ट है, बताइए। दोस्तों बिल्कुल सही सोचे हैं आप कि बिजनेस हो या कॉमर्शियल लोन हो, इसमें जो इसका रूल है वो है मंथली रेस्ट होता है। तो क्या बोलते हैं, मंथली रेस्ट होता है, समझे। यानी हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। लेकिन बैंक क्या कर रही है यहाँ पे, राइट, बैंक क्या कर रही है कि द बैंक हैज बीन चार्जिंग इंटरेस्ट एट द क्वार्टरली रेस्ट फॉर द 3 अकाउंट। यहाँ साफ साफ लिखा है, पढ़िए ध्यान से, लिखा है ना। बैंक क्या कर रही है कि बैंक क्वार्टरली रेस्ट चार्ज कर रही है, बैंक इज चार्जिंग द क्वार्टरली रेस्ट फॉर ऑल द 3 अकाउंट, राइट। मतलब 3 महीने में एक बार कर रही है। ये क्या हुआ, रूल के तो अगेंस्ट हो गया, रूल के तो अगेंस्ट हो गया, तो ये तो नहीं होगा। क्योंकि नियम यह कहता है कि आपको यदि वर्किंग कैपिटल लोन दिए हैं स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस को तो मंथली रेस्ट चार्ज करना है, लेकिन बैंक तो क्वार्टरली रेस्ट चार्ज कर रही है, तो ये तो नहीं होगा। अब चलते हैं अकाउंट बी पे। अकाउंट बी में देखिए 80,000 का क्रॉप लोन है, वो एक मार्जिनल फार्मर को दिया गया है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए। अब चैट में टाइप कीजिए एग्रीकल्चर लोन के लिए क्या मंथली रेस्ट का रूल अप्लाई होता है, हाँ या ना। बेसिकली मंथली मैं क्या बात कर रहा हूँ, रेस्ट का मतलब क्या होगा, ऑडिट हो रहा है 3 अकाउंट का, सभी अकाउंट पे बैंक क्वार्टरली रेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, राइट। तो किस अकाउंट में ये जो प्रैक्टिस है वो आरबीआई के रूल के हिसाब से गलत है, ये पूछ रहा है। नॉन कॉम्प्लाइंट मतलब नॉन गलत है। अब जरा देखिए क्रॉप लोन 80,000 का दिया गया है मार्जिनल फार्मर को, राइट। तो एग्रीकल्चर लोन के लिए क्या मंथली रेस्ट का रूल अप्लाई होता है, हाँ या ना, जवाब दीजिए। तो हमारा यदि ये एग्रीकल्चर लोन है, एग्री लोन है, तो क्या ये मंथली चार्ज का रूल अप्लाई होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर लोन के लिए अलग गाइडलाइन है। शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए बैंक इंटरेस्ट को हार्वेस्टिंग या मार्केटिंग सीजन के हिसाब से अलाइन करता है। तो यदि हमारा शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है, ध्यान दीजिएगा, यदि शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन बैंक ने दे रखा है तो इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो बैंक क्या देखती है कि हार्वेस्टिंग या मार्केटिंग सीजन देखती है, समझे। मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, क्वार्टरली भी अलॉट हो सकता है। तो ठीक है, अकाउंट भी तो सही है हमारा, यहां चलेगा। सी की बात कर लें, यहाँ पे 2 लाख का टर्म लोन दिया है इन्होंने, एक मैंगो ऑर्चार्ड को दिया है, ठीक है। अब आप यह बताइए ये कौन सा कैटेगरी है, इज इट अ शॉर्ट टर्म कैटेगरी और लॉन्ग टर्म कैटेगरी। बिल्कुल लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है मैंगो ऑर्चार्ड। अब गाइडलाइन कहती है कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए जो इंटरेस्ट है वो कैसा होना चाहिए। यदि आपका लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है उसके लिए जो इंटरेस्ट है वो आपका एनुअल बेसिस पे चार्ज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैंक क्वार्टरली रेस्ट ले रहा है, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंटली ले रहा है, तो ये भी नॉन कंप्लाइंट है, समझे। ये सब चीज आपके बुक में लिखा हुआ है।
दोस्तों अगर हम तीनों अकाउंट को देखें तो अकाउंट ए गलत है, राइट, अकाउंट सी भी गलत है, और हाँ अकाउंट बी सही है। मतलब सही जवाब होगा, नॉन कंप्लाइंट पूछा है ना, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ अकाउंट ए एंड सी। तो एक क्विकली रिकैप कर लेते हैं दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा। याद रखिएगा कि जब भी हमारा कॉमर्शियल लोन होता है, राइट, तो यदि हमारा कॉमर्शियल लोन है, राइट, तो वहां पे मंथली रेट लगेगा। यदि हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन एग्री क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन है, तो वहां पे दोस्तों हमारा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, आप मंथली लें ईयरली लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो उसको एनुअल रेट पे ही लेना है। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये चीज। ये आपको कब इंटरेस्ट चार्ज करना है उसका रूल है, आपके बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, और उसी के बेसिस पे मैंने एक केस स्टडी आपके सामने प्रस्तुत किया है, राइट, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, राइट। सो आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बात की जा रही है इनोवेट टेक के बारे में, राइट। इनोवेट टेक, तो इनोवेट टेक के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। इनोवेट टेक ने अपना एनुअल, इन्होंने अपना एनुअल ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश किया है, राइट। इनोवेटेक लिमिटेड ने अपना ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश किया है। अब इसको अलग स्टेक होल्डर देख रहा है। कौन कौन स्टेक होल्डर है? एक तो वेंचर कैपिटल फंड फर्म है, एक टैक्स अथॉरिटी है, राइट, एक हमारा बैंक है, और एक हमारा लेबर यूनियन है। सवाल यह है कि इनमें से कौन सा स्टेक होल्डर किस चीज में प्राइमरी फोकस करेगा, समझे। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है कि वेंचर कैपिटल इज प्राइमरली कंसिडर कंसर्न विद द कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। बी कर रहा है कि टैक्स अथॉरिटी इज कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड पोटेंशियल। सी कर रहा है कि मेजर बैंक इज कंसर्न विद द कोलेटरल वैल्यू एंड कैश फ्लो स्टेबिलिटी। और डी कर रहा है कि लेबर यूनियन इज कंसर्न विद द रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी। बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारा इनोवेट टेक के बारे में सवाल है। इनोवेट टेक लिमिटेड ने अपना ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश किया है। अब इसको अलग स्टेक होल्डर देख रहे हैं। स्टेक होल्डर चारों नाम आपके सामने दिया हुआ है। तो सवाल है कि कौन सा स्टेक होल्डर किस चीज पे प्राइमरीली फोकस करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द स्टेक होल्डर विद योर प्राइमरी कंसर्न, राइट। चलिए सबसे पहले यह बताइए कि वेंचर कैपिटल फर्म की बात करते हैं, वीसी फर्म का पैसा इक्विटी में लगता है। आपसे सवाल है, चैट बॉक्स में बताइए वीसी फर्म को ज्यादा इंटरेस्ट होता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में या लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल में। किस में ज्यादा इंटरेस्ट होता है वीसी फर्म, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में या लॉन्ग टर्म फंड में? टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। यस करेक्ट, वीसी फर्म को चाहिए ग्रोथ स्टोरी। उन्हें देखना है कि कंपनी फ्यूचर में कितना एक्सपेंड करेगी, कितना प्रॉफिट कमाएगी, और उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसा होगा। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो ऑप्शन ये जो कर रहा है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, ये गलत है। सेकेंड स्टेक होल्डर है। देखिए पिछली बार सवाल आया था कि इनमें से कौन से स्टेक होल्डर होते हैं, तो यही सवाल, अच्छा आपको सामने चार ऑप्शन दिया गया था, तो स्टेक होल्डर क्यों होते हैं, कौन होते हैं, ये सब आपको क्लियर होगा। क्या क्वेश्चन कैसा आया था पता है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेक होल्डर, राइट, फॉर बैंक लोन ऑपरेशन, ऐसा करके सवाल था। तो वीसी फर्म एक स्टेक होल्डर है, ठीक है। अब आते हैं टैक्स अथॉरिटी पे। देखिए अब आप ये बताइए कि टैक्स अथॉरिटी को सबसे ज्यादा कंसर्न किस चीज की होती है, करंट ईयर के रिपोर्टिंग इनकम से या कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल से? क्या टैक्स अथॉरिटी को प्रॉफिटेबिलिटी से कोई मतलब है, या टैक्स रेवेन्यू को फोरकास्ट करने से मतलब है? दोस्तों सिंपल सी बात है, सही आप सोच रहे हैं कि टैक्स अथॉरिटी को अभी से कहीं अभी से सही टैक्सेबल इनकम देखना होता है, जिससे करेक्ट टैक्स निकल सके। फ्यूचर ग्रोथ उनके लिए सेकेंडरी है। मतलब ऑप्शन बी भी क्या है, गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि दे आर कंसर्न विद द कंपनी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। इनको क्या मतलब प्रॉफिटेबिलिटी से? सी कह रहा है मेजर बैंक, मेजर बैंक यानी बैंक लोन दे रहा है। अब उनकी सबसे बड़ी कंसर्न क्या है, राइट, ये बताइए कि बैंक लोन दे रहा है, अब उनके लिए सबसे बड़ी कंसर्न क्या है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। बैंक को ज्यादा टेंशन होती है प्रॉफिट मार्जिन से या कोलेटरल एंड कैश फ्लो स्टेबिलिटी से? यहाँ पे दो वर्ड इन्होंने लिखा है, कोलेटरल वैल्यू एंड कैश फ्लो स्टेबिलिटी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूं। बैंक को सिर्फ एक चीज चाहिए, पैसा वापस मिले, मिले या नहीं, राइट। इसके लिए वो दो चीजें देखती है।
कंपनी के रेगुलर कैश फ्लो को देखती है। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, जैसे कि हमारा ईएमआई हो गया, ठीक है। और कोलेटरल की वैल्यू, कोलेटरल की वैल्यू मतलब कि अगर रिपेमेंट ना हो तो सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। और फाइनली लेबर यूनियन की बात कर लें। दोस्तों आप ही बताइए, एक यूनियन जो सैलरी नेगोशिएशन कर रही है, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी के चक्कर में पड़ती है क्या? यहाँ पे देखिए ना, लिखा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी। या उन्हें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है? बिल्कुल। लेबर यूनियन सिर्फ यह देखती है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर प्रॉफिट हाई है तो एम्प्लॉय के लिए सैलरी हाइक डिमांड स्ट्रांग हो जाता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे हुआ? यह तो अकाउंटिंग डिटेल उनका कंसर्न ही नहीं है। तो दोस्तों क्लियर हो गया ना? सिर्फ एक स्टेक होल्डर का करेक्ट मैच है, वो है मेजर बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक में कौन कौन से स्टेक होल्डर है, सवाल ऐसे भी आता है। और किस स्टेक होल्डर का क्या कंसर्न है, यही पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लाइव सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। इसको, इस लाइव सेशन का पीडीएफ आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। कोर्स में हमने सेपरेट फोल्डर बना के रखा है।